नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं। जी हां, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कई बार आपके सामने आता हूं और कई सारे ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराता हूं जो मेडिकल साइंस के अलग अलग फील्ड में उन्होंने जोरदार तरीके से काम किया है और कई सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को ठीक किया है। उनमें से ही एक डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिंह बैठे हैं। जी हाँ, जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी और जेनरेटिव मेडिसिन में रीजेनरेटिव मेडिसिन में जबरदस्त काम किया है। और आपको बता दें कि रोबोटिक सर्जरी में ये डॉक्टर को ट्रेन भी करते हैं, मतलब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स कितने ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएं रोबोटिक सर्जरी में, डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं। इनकी डिग्रियां बहुत सारी हैं। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा उसी पे हो जाएगी। इन्होंने पढ़ाई नागपुर से की है, फिर पुणे से पढ़ाई की है और फिर विदेश में इंग्लैंड से इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं। तो मैं बहुत सारी बातें इनके साथ करूंगा, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि जिस बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, पर डॉक्टर आशीष सिंह वो शख्सियत हैं कि इन्होंने जोड़ों का दर्द और ख़ास तौर पर उसका ट्रीटमेंट, अर्थराइटिस, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, लेटेस्ट तरीके से कैसे हो और साथ ही साथ उसमें रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कैसा हो, ये इन्होंने पटना में कर दिखा है। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं दूसरी बार इनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। जब मैं इनके अस्पताल पे गया था तो मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे जब जानकारी मिली बाहर से कि लोग विदेश से आते हैं और इनके पास बहुत सस्ता इलाज करा करके चले जाते हैं, तो मैं हैरान था कि लोग विदेश से आते हैं, वो दिल्ली आते होंगे, वो हैदराबाद जाते होंगे, पटना कैसे आते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर मैं इनके हॉस्पिटल्स में भी गया, सवेरा हॉस्पिटल, और वहाँ कई सारे ऐसे पेशेंट से मिला जो जिनकी स्थिति बड़ी खराब थी, पर इनके हॉस्पिटल में पहुँच करके और इनके द्वारा ट्रीटमेंट लेकर वो बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। कुछ अमेरिका से आए थे, कुछ कनाडा से आए थे, कुछ इंग्लैंड से आए थे। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स का ये इलाज करते हैं। डॉक्टर आशीष सिंह, आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एंड प्रणाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इधर बुलाने के लिए। डॉक्टर आशीष सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये मैं अगर आपको पूछूं तो रोबोटिक सर्जरी की चर्चा मैंने पहले भी की है। कुछ डॉक्टर्स हमको मिले हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है, लेकिन करते तो डॉक्टर्स ही हैं, उनका दिमाग ही इन्वॉल्व रहता है या उनका हाथ ही, उनका स्किल ही इन्वॉल्व होता है। रोबोटिक सर्जरी की चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों होने लगी है, और क्या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप पटना में ज़्यादा लोगों को ठीक कर पा रहे हैं? ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रोबोटिक सर्जरीज का इजाद 1990s में हुआ था और ये पॉपुलर करीब 2010 से पूरे विश्व में आ गया था। एंड लिटरली 2012 में रोबोटिक्स वर वेल इंट्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड। 2020 में सबसे पहले इंडिया में आया और 2020 में हमने इसे प्रोक्योर किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 2012 से हम लोग रोबोटिक सर्जरीज एंड कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करें, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स को इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, इसके लिए मैंने विशिष्ट ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से भी लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो मीन्स यूके, इंग्लैंड से लिया? यस सर, यस। ओके, राइट। एंड मैंने उनके साथ भी काम किया है जो दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर्स को ह्यूमन बॉडी में यूज़ किए थे और टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था। एक फ्रांस के सर्जन है मिस्टर फ्रेडरिक पिकार्ड, जो 1997 में फर्स्ट कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट हुआ था। तो बेसिकली रोबोटिक्स को जब हम बॉडी में यूज़ करते हैं, चाहे जनरल सर्जरी हो चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, तो इससे हमें सर्जरी में सटीकता प्रदान होती है। जब अगर हम एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो अगर हम गूगल मैप से कहीं जाते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि 200 मीटर पे बाएं जाना है। अगर हम नॉर्मल चलें तो हमें अंदाज रहता है। बट जब हम रोबोटिक सर्जरीज पे काम करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन होता है और हम लोग प्लानिंग बहुत उम्दा करते हैं, जिससे हर एक के कट्स की जानकारी होती है,
डिजिटल मैपिंग करके कार्टिलेज को हटा देते हैं, कम से कम हड्डी काटते हैं, और सबसे विशेष बात है कि यह सुपर सेफ होता है क्योंकि हम एक लक्ष्मण रेखा में काम करते हैं। तो यह भी कॉन्सेप्ट आया है लोगों का कि रोबोटिक सर्जरी सेफ है कि नहीं। यस, इट इज़ मोर देन 200% सेफ, बिकॉज हम एक प्लान्ड बाउंड्री में काम करते हैं, रोबोटिक गाइडेड काम करते हैं और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग सीटी बेस्ड करते हैं। तो सर्जरी का रिजल्ट 100% सक्सेसफुल होता है। तो डॉक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो रोबोटिक सर्जरी की दरकार है, उसकी ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम है कि एग्जैक्टली कितना मीटर चल के आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। तो दरअसल अगर प्रिसीजन के साथ हड्डी को काटना हो या कार्टिलेज को हटाना हो तो ये तभी संभव है जब रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए डॉक्टर आशीष सिंह बता रहे हैं कि किस तरीके से इनका विश्वास रोबोटिक सर्जरी पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन दिनों ऐसा कहा जाता है कि आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे पेशेंट्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जहां आप प्रैक्टिस करते हैं, ख़ासतौर पर जहां पर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं पटना में, और वहां पर भी क्या बिहार से पेशेंट्स आते हैं या दूसरे राज्य से पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि मैं एक बार आपका हॉस्पिटल जा चुका हूं, मैंने तो देखा दूसरे देश से भी पेशेंट्स आते हैं। तो ये आर्थराइटिस की संख्या सिर्फ बिहार में बढ़ रही है या पूरे देश में बढ़ रही है या पूरी दुनिया में बढ़ रही है? ये दरअसल है क्या, जरा इस बीमारी के बारे में बताइए। और थोड़ा ये बताइए कि विदेश से चल के बिहार लोग पहुंच रहे हैं, पटना पहुंच रहे हैं, ये आपको, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, आपके लिए कैसा था, ये अनुभव बताइए जरा। देखिए, मैं आमतौर से सभी लोगों को समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात जानना है, मेडिकल साइंस में हम लोग बड़ा बड़ा नाम देते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थरस मीन जॉइंट, और आइटिस मतलब सूजन। तो समय के साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस सभी लोगों का होगा, बट यह है कि बॉडी को कितना अच्छे से रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यस, आपका जो पहला सवाल है, आर्थराइटिस की संख्या ग्लोबली बढ़ गया है और ये ग्लोबल पेंडेमिक है। इसका आंसर है बदलती जीवन शैली। यानी अगर आप 20 साल पहले की बात करें तो हम लोग सब लोग साइकिल से जाते थे, परंतु आज हम लोग सब मोटरसाइकिल से जाते हैं और मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है लैक ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंक्रीज इन जंक फूड। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल के 200 मीटर के अंदर मोर देन 10 जॉइंट्स तो हैं। तो मन तो बदल ही सकता है रोड पे जाने के बाद, क्योंकि एक तरफ एक आइसक्रीम की दुकान है तो दूसरी तरफ गोलगप्पे का दुकान है। तो हम कितना समय अपने दिमाग को शांत रखेंगे कि हमें जंक फूड खाना नहीं है या फूडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है? तो मेरा एक सिंपल आंसर है कि हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया है, और हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते हैं, और फूड हैबिट्स चेंज हो गया है। इन्हीं सब कारण के चक्कर में आज ग्लोबल पैंडेमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, और हमें इस पे विचार करना ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं, इस पे सोच करना बहुत ही ज़रूरी हो गया आज की डेट में। ग्लोबल पैंडेमिक हो चुका है और ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि आज के डेट में क्या करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है कि जोड़ों का दर्द, आपने बताया कि जॉइंट में पेन होता है, तो ये पेन किस लिए होता है ये तो आपने बता दिया, लाइफस्टाइल वजह है, हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, ये ग्लोबल पैंडेमिक है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कारण भी आपने बता दिया कि वो भी कारण है, तो क्या ये सफिशिएंट है कि अगर हम जंक फूड नहीं खाएं, थोड़ा अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दें तो हमें जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आर्थराइटिस के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको आप कहते हैं? देखिए, आर्थराइटिस एक्चुअली दो प्रकार के होती है। एक पहला प्रकार होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एक या दो जोड़ इन्वॉल्व होता है, बट अगर सिमेट्रिकल सारे जोड़ में दर्द हो, खास करके स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड में या फिर कमर में या फिर कोई भी जोड़ और एबनॉर्मल एज यानी यंग एज में, तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि हमें अवश्य डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का गठिया भी हो सकता है, और गठिया अपने आप में मोर देन 50 प्रकार के होते हैं। तो उसका हमें
पहले डायग्नोसिस कंफर्मेशन ज़रूरी है और सेकेंड स्टेज में ये ज़रूरी है कि हम उसका इलाज कर सकें ताकि गठिया के चक्कर में हमें आर्थराइटिस नहीं हो, सेकेंडरी आर्थराइटिस। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या सभी पेशेंट्स को रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ऑप्ट करना चाहिए? मैं ये पूछना चाहूँगा, या पेशेंट के पास चॉइस होता है कि आपको नी रोबोटिक सर्जरी ऑप्ट करना है या नहीं करना है? बतौर डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी पेशेंट्स इस तरह के आते हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना है, तो क्या उन सबको रोबोटिक सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक आउट ऑफ द वे में बोलना चाहूँगा कि हम लोग ने पढ़ाई किया है सर्जरी के लिए, बट हम लोग एज ए डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि हम पेशेंट को ऑपरेट करें। तो पहला हमारा सजेशन होता है, पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि किस किस तरीक़ों से जोड़ को बचाया जा सकता है। फिर हम लोग आज की दशक में, आज के दिन में हम लोग ऑर्थोबायोलॉजिक्स यानी रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो कि एक बून है, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन में हम लोग पेशेंट का ही खून निकाल कर उसके प्लेटलेट और प्लाज्मा को अलग करके घुटना या जोड़ में देते हैं और जोड़ को बचाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट इसके ऊपर हम लोग स्टेम सेल्स थेरेपीज भी देते हैं, जो कि पॉपुलर हो गया है। और एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जिसमें आपके कार्टिलेज को निकाल कर रीग्रो करके फिर से री इम्प्लांट करते हैं। यानी एक पेशेंट के साथ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं घुटना या जोड़ को बचाने के लिए। अगर नहीं बचा पाए तब प्रत्यारोपण यानी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि नॉन रोबोटिक जाना चाहिए। रोबोटिक्स इज़ द वे टू गो। पूरे विश्व भर में सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े अस्पतालों में रोबोटिक्स ही सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंड दैट इज़ द वे टू गो फॉर बेटर आउटकम। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि आप तमाम तरीक़ों से देख लेते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, लास्ट रिसॉर्ट सर्जरी है। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तब आप सजेस्ट करते हैं कि निश्चित तौर पर रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट को जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्यूरेसी के साथ होगा, ये प्रिसीजन के साथ होगा। अब मैं आपसे अगला सवाल करूं कि ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराने के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों कराना चाहिए इसको? क्योंकि अगर आपसे हम ये कहें, अक्सर हमने सुना है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कराया है, और ये किस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, एक बात समझना होता है, कोई भी पेशेंट के साथ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और घुटना को या कोई भी जॉइंट को कम से कम छेड़ने की कोशिश करते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट पे घुटने का जो सतह खराब हो जाता है, सिर्फ उसी की बदली की जाती है। यानी अगर अंदरूनी पार्ट खराब है तो मीडियल कंपार्टमेंट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, अगर बाहर का हिस्सा खराब है तो बाहर के कंपार्टमेंट का अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, और अगर सिर्फ आगे का खराब है तो पटेलोफेमोरल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यानी घुटने का जो सतह सही है उसको हम लोग बचा सकते हैं और टोटल नी की तरफ बच सकते हैं। टोटल नी की ज़रूरत नहीं है तो बचा सकते हैं। खास बात अर्ध घुटना प्रत्यारोपण या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का है कि अगर आपका घुटना बच गया, दूसरा कंपार्टमेंट खराब नहीं हुआ, तो आपको टोटल नी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी खास बात है कि अर्ध घुटना प्रत्यारोपण या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद छोटा चीरा लगता है, छोटा कैप लगता है, और आप ज़मीन पर पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। और भगवान ना करे अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े आगे चल के, तो उसके बाद हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट आराम से कर सकते हैं। यानी आप एक स्टेज पहले जो पार्ट खराब है उसको ही बदल सकते हैं। लेस मेजर सर्जरी एंड गुड आउटकम्स। और यह भी मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले दुनिया में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का ही इजाद हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी लेट हो जाता है तो आते हैं जब सारा कंपार्टमेंट खराब हो जाता है। यानी मैसेज ये है, अगर घुटना या कूल्हा में दर्द है तो कृपया ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है घुटना बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, रीजेनरेटिव मेडिसिन PRPs BMAC दे के बचाया जा सके। अगर अर्ध घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो सिर्फ अर्ध घुटना बदला जाए। अगर पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो वहाँ से हम लोग देखें।
और इस बीच में अगर आर्थराइटिस निकल जाता है तो उसका इलाज हो सके। चलिए, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन मेरा अगला सवाल इससे होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि ओल्ड एज में कूल्हे का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, पर ओल्ड एज में हमने देखा है कि चलते फिरते लोग गिर जाते हैं, बूढ़े लोग गिर जाते हैं और फिर उनकी स्थिति इस तरीके से हो जाती है, बेड रिडन हो जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि अब बेड रिडन ही रहना पड़ेगा और ऊपर जाना होगा। बहुत कम लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि कूल्हे का, हिप्स का ऑपरेशन कराएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बूढ़े लोगों को हिप्स का ऑपरेशन कराना चाहिए, और क्या ये भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा संभव है क्या? हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट में अनूप AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में, जो कि सवेरा के 5वें तल पे स्थित है, उसमें हम लोग रोबोटिक गाइडेड पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण, अर्ध कूल्हा प्रत्यारोपण, अर्ध घुटना प्रत्यारोपण, पटेलोफेमर रिप्लेसमेंट और पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण भी करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हिप की सर्जरी की ज़रूरत है तो उसे करा लेना चाहिए। किसी भी आयु में अगर कूल्हा टूट जाता है तो चलना असमर्थ हो जाता है, तो फिर हम लोग बेड रिडन हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली पेशेंट्स हम लूज़ कर जाते हैं। तो कूल्हा प्रत्यारोपण या फिक्सेशन एक ज़रूरी बने तो करा लेना चाहिए। और यह जानकारी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि कूल्हा प्रत्यारोपण विश्व भर का 3rd बेस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है। पहला है लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, जहाँ बच्चे की गूंज से माँ और परिवार खुश हो जाते हैं। सेकेंड ऑपरेशन मोतियाबिंद का है, पर 3rd सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन वर्ल्ड ओवर में टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। यानी घुटना प्रत्यारोपण से ज़्यादा बेहतर ऑपरेशन कूल्हा प्रत्यारोपण है। और हमारे यहाँ पर मात्र 4 घंटे में पेशेंट को हम लोग बेड से वॉकर पे खड़ा कर देते हैं। नहीं, पर बेस्ट क्यों बताया आपने, किस लिहाज से बेस्ट है? आपने ये कहा कि कूल्हा ऑपरेशन चौथा बेस्ट ऑपरेशन है, तीसरा क्यों आपने क्यों बताया बेस्ट ऑपरेशन है? ये सक्सेस रेट के हिसाब से। और ये आपके हॉस्पिटल में है या वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट? विश्व भर। चलिए, तो ये भी देखिए भ्रांतियां हैं कि कूल्हा का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आशीष सिंह, जो कि बहुत ही रेपुटेड डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रोबोटिक सर्जरी से लोगों को ठीक करते हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरा बेस्ट मेडिकल सर्जरी है कूल्हे का ऑपरेशन। मतलब इसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है। और ये तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर किसी का ये कूल्हा चेंज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो 4 घंटे में उनको वॉकर के जरिए ये चला देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ऑपरेशन करने का तरीका, एक्यूरेसी, प्रीसीजन किस लेवल का है, और उसके बाद सक्सेस रेट इनका किस तरीके का है। अब डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोगों में बड़ी चिंता रहती है, नी रिप्लेस मत कराओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कूल्हा रिप्लेस मत कराओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये छोटी जगहों पर लोग बोलते हैं ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सक्सेस रेट क्या है, क्यों लोग आपके पास आए? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोग आपके पास या लोग नी रिप्लेसमेंट कराने जाएं तो सफलता के चांसेस क्या है? लोग अगर कूल्हे का रिप्लेसमेंट कराएं तो सफलता का चांसेस क्या है? जैसे अगर आपने सपोज 10 पेशेंट ट्रीट किया तो सक्सेस रेट क्या है? और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने पेशेंट्स को ऑपरेट किया है, आपके अस्पताल में कितने पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि आपका अस्पताल बहुत वाइडली नोन है, लोग विदेश से भी आते हैं। तो आप ज़रा बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल्स में कितने मरीजों का इलाज हुआ है, आपने कितनों का किया है, और सक्सेस रेट क्या है? मैं पर्सनल लेवल पे आफ्टर कमिंग टू इंडिया 2015 से हमको नहीं लगता मोर देन 10,000 के ऊपर जोड़ बदल चुका हूँ, ज़्यादा ही। सिर्फ रोबोटिक माध्यम से मोर देन 2000 जॉइंट्स कर चुका हूँ। और अब तो मैं ख़ास तौर से ट्रेनिंग के लिए भी जगह जगह पे जाता हूँ, देश ही नहीं विदेश में भी जाता हूँ। सबसे ख़ास बात यह है, जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो कोई भी सर्जरी में असफलता का चांस 1 to 2% रहता है, परंतु रोबोटिक्स के आने के बाद से यह रेट कम हो गया है, यानी असफलता का रेट कम हो गया है। और मोर देन 99.5% सटीकता के कारण, ऑपरेशंस भी सटीक होने के कारण पेशेंट का आउटकम बेहतर हो रहा है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको सारे जांच होती है, यानी हार्ट का जांच होता है, चेस्ट का जांच होता है, मल्टीपल डॉक्टर्स देखते हैं। एंड इफ़ द पेशेंट फिट होते हैं
तो ये टेबल पे आते हैं। तो सक्सेस रेट की बात करें तो मोर देन 99%, और लगभग मैं 20,000 के ऊपर सर्जरीज जोड़ प्रत्यारोपण तो आज के दिन में कर चुका हूँ। और रोबोटिक प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरा ही है, रोबोटिक गाइडेड। और मैं रोबोटिक्स के लिए इंडिया एंड इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ, यानी प्रॉक्टर हूँ। एंड आई वर्क फॉर वेरियस कंपनीज टू ट्रेन द डॉक्टर्स, यानी ट्रेनिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग द एक्सपर्टाइज। ग्रेट। तो आपने सुना ये एक्सपर्ट्स को भी ट्रेन करते हैं, तो किस तरह का इनका एक्सपर्टीज है डॉक्टर आशीष सिंह का, और इसीलिए ये रिकमेंड करते हैं कि क्यों एक आदमी को अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए, और वही बेस्ट मेथड है अपने आप को ठीक करने का। ये कहते हैं कि कूल्हे का ऑपरेशन क्यों कराना चाहिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को, आप ध्यान रखिए, क्योंकि गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में लोग कहते हैं एक बार कूल्हा टूट गया अब आपका इलाज संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं बिल्कुल संभव है। 1 से 2% जो सर्जरी फेल हो सकता है, पर 98 to 99% सर्जरी सफल है। तो आप समझ लीजिए कि डॉक्टर आशीष सिंह जो कि वर्ल्ड वाइड नोन डॉक्टर हैं, ये विदेशों में भी लोगों को ट्रेन करते हैं। ये डॉक्टर तो हैं, पर डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं कि कैसे रोबोटिक सर्जरी करना है, क्यों करना है, क्यों अब इसकी ज़रूरत आ पड़ी है, वो क्या कह रहे हैं इसको आप गंभीरता से सुनिए। पर इनकी एक और पहचान है, और मैं वो आपसे समझना चाहूँगा कि रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या होता है, क्योंकि इस पर भी आप काम कर रहे हैं, इस पर भी आपका एक्सपर्टीज है, और ये जोड़ों की बीमारियों को कैसे ख़त्म करता है, उसको दूर करने में इसकी मदद आप कैसे लेते हैं, जरा ये हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, एक चीज़ समझना होता है, जब हमारा घुटना खराब हो जाता है तो पूरा सतह खराब हो जाता है, समय के साथ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका घुटना का या कूल्हा का या जोड़ का कोई थोड़ा सा सतह खराब होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक इंजरी, या फिर ऐसा होता है कि घुटना को बचाया जा सकता है। तब हम लोग ऑर्थोपीडिक रीजेनरेटिव मेडिसिन, और इसको अन्य भाषा में ऑर्थोबायोलॉजिक्स भी बोलते हैं, यानी घुटना को या जोड़ को बचाने की प्रक्रिया। इसमें खास बात यह होता है कि हम पेशेंट का ही खून को लेते हैं, उसको 3 भाग में बांटते हैं, और खून को, प्लेटलेट्स को अलग करके उसको हम लोग जोड़ में उसी जगह जहाँ कार्टिलेज खराब है वहाँ देते हैं। एक एस्पेक्ट हो गया। रीजेनरेटिव मेडिसिन का दूसरा एस्पेक्ट होता है जब हम आपके पेल्विस से आपका बोन मैरो निकाल कर एक स्पेशलाइज्ड मशीन में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और फिर उसी पार्ट पे जहाँ खराब है वहाँ देते हैं घुटना में सुई के माध्यम से। तो इससे घुटना के सतह का रीजनरेशन होता है, करीब 60 to 70% रीजनरेशन होता है, जो कि लिटरेचर में प्रूव्ड है। अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है या और कुछ करना है, तब हम लोग स्टेम सेल्स को थेरेपी भी देते हैं। तो ये जो रीजेनरेटिव मेडिसिन से घुटने या पार्ट जो भी खराब है उसको रीजेनरेट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, एक सोच के साथ कि हो सकता है आगे जाकर जोड़ बदलने की नौबत ना पड़े। और ये सारी चीज़ें पटना में, फ्रॉम रीजेनरेटिव मेडिसिन टू रोबोटिक सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ एट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट हम लोग प्रदान करते हैं, जो शायद न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, लंदन में भी प्रदान एक यूनिट पे नहीं होता है। चलिए, ये बड़ी बात है, और डॉक्टर आशीष सिंह जो दावा कर रहे हैं उसको मैं और सरल शब्दों में आपको समझा सकूं कि देखिए, आपका जो पार्ट खराब हो चुका है, क्या उसको रीजेनरेट किया जा सकता है, क्योंकि बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको रीजेनरेट करने की कैपेसिटी होती है, और उसी पार्ट को रीजेनरेट कैसे किया जाए इसका प्रयास करते हैं डॉक्टर आशीष सिंह। एक और चीज़ बहुत खास तौर से बताना चाहूँगा कि AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट में 2020 में रोबोट लगा था, जो इंडिया में फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग लगाए थे, फर्स्ट इंस्टॉलेशन था। तब से आज की देर तक हम लोग किसी भी पेशेंट से, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, CGHS हो, ECHS हो, या कोई नॉर्मल आदमी हो, हम लोग रोबोट के ट्रीटमेंट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं। यानी रोबोटिक ट्रीटमेंट इज़ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट। एंड इसमें आयुष्मान भारत, CGHS और ECHS के पेशेंट्स को भी महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि ये जनरली और किसी जगह पॉसिबल नहीं है।
चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं आप। और अगर मैं अब 2 सवाल आपसे और पूछूंगा, वो सवाल ये है कि ये रीजेनरेशन, जो सेल्स का रीजेनरेशन होता होगा, डैमेज पार्ट जो सेल्स है वो रीजेनरेट करता है, और सेल्स की ये कैपेसिटी भी होती है, पर हर जगह का सेल तो रीजेनरेट करता नहीं है। पर आपने घुटनों के बारे में बताया कि रीजेनरेटिव मेडिसिन इसलिए वहाँ पर काम करता है क्योंकि वहाँ सेल्स रीजेनरेट कर सकता है। तो क्या ये हर उम्र के लोगों के लिए संभव है, या कुछ स्पेसिफिक एज के बाद ऐसा नहीं हो पाता है? देखिए, ये पहला सवाल जो है हर उम्र के लोगों के लिए संभव है। इसमें हम लोग इलियक क्रेस्ट यानी पेल्विस से बोन निकाल कर उसको स्पेशल मशीन पर सेंट्रीफ्यूज करके, और डे केयर प्रोसीजर यानी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उसको नी में इंजेक्ट करते हैं। तो दूसरा चीज़ ये है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, हर बॉडी के हर एक सेल्स को रीजनरेशन पोटेंशियल रहता है, उसको हम लोग और पोटेंशिएट करते हैं, और पोटेंशिएट करने के कारण वहाँ रीजनरेशन होता है, और पेशेंट के घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हा प्रत्यारोपण को हम लोग डिले कर सकते हैं। यानी अगर आप घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो उसको डिले कर सकते हैं, और हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े। तो फ्रॉम रीजनरेशन टू रोबोटिक्स एट ऑल एजेस पॉसिबल। एंड अर्लियर पेशेंट अगर मिलते हैं तो अगर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, रीजनरेटिव मेडिसिन करें तो हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, तो डॉक्टर आशीष सिंह की सारी बातों को अगर मैं समराइज करके बताऊं तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता सकता हूं कि दरअसल बॉडी का वो पार्ट, और ख़ास तौर पर घुटनों का वो पार्ट जिसको इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर आशीष सिंह फौरन ऑपरेशन पे नहीं जाते, पहले रीजेनरेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जो सेल डैमेज्ड है उसको रीजेनरेट करने का प्रयास करते हैं, और रीजेनरेशन में अगर थोड़ा वक्त भी लगता है तो ऑपरेशन एवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी ठीक हुआ तो पेशेंट्स की स्थिति बेहतर होने लगती है, और अगर पूरे तरीके से ठीक हो गया तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स में ठीक नहीं हो पाता है अन्य कारणों से, तो उसको रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है। तो रोबोटिक सर्जरी का लाभ क्या है ये मैंने आपको बताया कि मिनिमम कट। तो यही खासियत है डॉक्टर आशीष सिंह का, जो कि ये लंबे समय से 2012 से बिहार में लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, लोग तरह तरह की बात करते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार में अभी भी प्राइवेट फील्ड में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो किया है कि अब लोग देश से ही नहीं विदेशों से भी रोबोटिक सर्जरी कराने, नी रिप्लेसमेंट कराने, रीजेनरेटिव मेडिसिन के जरिए अपने बोन्स को ठीक कराने, आर्थराइटिस की समस्या को दूर कराने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर आशीष सिंह, आप TV9 से आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर आशीष सिंह, जो कि TV9 पहुंचे। ये एक हॉस्पिटल चलाते हैं और तकरीबन हजारों पेशेंट्स इनके यहाँ से राहत पाके बाहर निकले हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जरिया, लेटेस्ट तरीकों का इस्तेमाल करके इन्होंने हजारों पेशेंट्स को राहत दी है। इसलिए हमने सोचा कि इनसे डिटेल में बात किया जाए। तो आशीष सिंह, एक बार फिर से आपको, डॉक्टर आशीष सिंह, आपको फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।